बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरे चैनल को ट्यून इन किया जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय फैसल रियाज। हम लोग चैप्टर नंबर 5 यानी कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा बॉयल्स लॉ और हमने ये देखा कि बॉयल ने किसी भी गैस के वॉल्यूम और प्रेशर के मुतालिक स्टडी की और उसने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। अब जो चार्ल्स था, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स भी एक साइंसदान था और चार्ल्स ने क्या किया, चार्ल्स ने वॉल्यूम और टेम्परेचर के ताल्लुक का मुताला किया, यानी रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस, और उसने क्या किया, प्रेशर को कांस्टेंट किया। तो अब जिस तरह हमने बात की थी बॉयल्स के बारे में, उसी तरह हम कहते हैं चार्ल्स ने किस किस को स्टडी किया। चार्ल्स ने किसी भी गैस के वॉल्यूम और उसके टेम्परेचर के मुतालिक जो है, जो उनका रिलेशनशिप है, उनके आपस के ताल्लुक का मुताला किया। और ये इसने मुताला करते वक्त क्या किया, प्रेशर को कांस्टेंट रखा। यानी जिस तरह हमारे पास बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट था, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो चार्ल्स लॉ ने कहा किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कब? जब प्रेशर कांस्टेंट होगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, अभी हम इसकी बात करते हैं। पहले हम ये देख लें कि चार्ल्स लॉ की जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है। वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब मैथमेटिकल फॉर्म अगर हम इसकी लिखें, मैथमेटिकल फॉर्म अगर हम इसकी लिखें तो वो है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का मतलब है कि एक ही लाइन में होंगे। जो दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी किया जा रहा है वो एक ही लाइन में होंगे। एक ही लाइन में होने का मतलब है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, और अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ भी कम होगी। यानी आप टेम्परेचर बढ़ाएं, वॉल्यूम बढ़ेगा। टेम्परेचर आप कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा। कब? जब हमारे पास प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। प्रेशर को क्या रखना है जी, कांस्टेंट रखना है। तो ये स्टेटमेंट है चार्ल्स लॉ की कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। मैथमेटिकली v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, यानी आप एक चीज़ बढ़ाएंगे दूसरी भी बढ़ेगी। डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का ये मतलब है। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में भी बताया, जब ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो दो चीज़ें आएंगी हमारे पास। एक बराबर का निशान आएगा और साथ में एक कांस्टेंट आएगा k। ये जो k है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू हर गैस के लिए अलग होती है और किसी भी गैस में डिफरेंट अमाउंट्स के लिए सेम रहती है। तो अब यहां से अगर हम k की वैल्यू निकालें तो t को हम क्या करेंगे, इधर ले जाके डिवाइड कर देंगे। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो चीज़ है यहाँ पर, ये हमारे पास ये जो क्वेश्चन आई, इससे हम चार्ल्स लॉ को एक और तरह से स्टेट कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं। वो क्या है कि द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट। कब कांस्टेंट होगी? कब? इफ प्रेशर इज कांस्टेंट। कब कांस्टेंट होगी? जब प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होगी। इस इक्वेशन को हमने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा है और ये चार्ल्स लॉ की दूसरी स्टेटमेंट है। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। जिस तरह बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता था, यहाँ चार्ल्स लॉ में प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है। तब जाके किसी गैस का वॉल्यूम जो है उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब जिस तरह हमने बॉयल्स लॉ में इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ निकाली थी, जो भी हमारे पैरामीटर्स थे, वहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम थे। यहाँ हमारे पास वॉल्यूम और टेम्परेचर है।
तो यहाँ हम दोनों की जो है इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ लिखेंगे। यानी पहले हम लिखेंगे कि V1, अगर हमारे पास V1 जो है वो इनिशियल वॉल्यूम है, V2 जो है वो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम है, और हमारे पास T1 जो है वो इनिशियल टेम्परेचर है, और हमारे पास जो T2 है वो फाइनल टेम्परेचर है। तो तब हमने इस इक्वेशन के ज़रिए से इनिशियल पैरामीटर्स की भी वैल्यू, जो इक्वेशन इसके मुतालिक लिखनी है, और फाइनल की भी। तो देखिएगा यहाँ पर इनिशियल वैल्यूज़ के लिए V1/T1 बराबर है K, और दूसरी साइड पे V2/T2 बराबर है K। अब जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि अगर दो इक्वेशंस की एक साइड बराबर हो तो उनकी दूसरी साइड भी बराबर रखते हैं। तो अब हमने क्या किया, उसी रूल के मुताबिक कि इन दोनों की एक साइड पे K है तो दूसरी साइड को भी बराबर रख लेते हैं। V1/T1 बराबर है V2/T2। अब ये हमारे पास चार्ल्स लॉ की एक और स्टेटमेंट आ गई। चार्ल्स लॉ की क्या स्टेटमेंट है जी, इसको हम लिखते हैं द रेशियो ऑफ इनिशियल वॉल्यूम एंड टेम्परेचर of a gas is equal to the ratio of final volume and temperature of the gas at constant pressure। ये जो हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको हमने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा कि द रेशियो ऑफ इनिशियल वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ फाइनल वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस। ये जो नीचे दो लाइनें लिखी हैं ये है जी इक्वल टू द रेशियो ऑफ फाइनल वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो ये है हमारे पास चार्ल्स लॉ और ये उसकी मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं। अब हमने चार्ल्स लॉ को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बॉयज़ लॉ को एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई किया गया। यहाँ भी हमने एक ऐसा सिलेंडर जो है वो कंसिडर करना है जिसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ हो और वो फ्रिक्शनलेस हो, यानी हम उसको बआसानी ऊपर नीचे मूव कर सकें। ये हमारे पास एक सिलेंडर है जिसमें ये मूवेबल जो है फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, इसमें एक गैस रखी हुई है, ठीक है। अब इस गैस का जब रूम टेम्परेचर था, जब कोई हीट नहीं दी जा रही, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो इसका वॉल्यूम जो है वो 50 क्यूबिक सेंटीमीटर था। अब हमने चार्ल्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए ये देखना है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या वॉल्यूम बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। अगर टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ गया तो इसका मतलब है चार्ल्स लॉ की वैल्यू जो है, चार्ल्स लॉ की जो बात है वो ठीक है, उसकी तस्दीक हो गई, उसकी वेरिफिकेशन हो गई। तो क्या किया गया, इसी सिलेंडर के नीचे एक फ्लेम लगाया गया, शोला लगाया गया, फ्लेम लगाया गया ताकि इसे हीट किया जा सके, इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जा सके। तो फ्लेम लगाने से टेम्परेचर को 25 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाया गया। जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचा और फिर नोट किया गया कि क्या वॉल्यूम बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो ये देखा गया कि हमारे पास जो वॉल्यूम था वो 50 से 82.5 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया, यानी टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम भी बढ़ गया। तो इससे साबित हुआ हमारे पास जो चार्ल्स लॉ है वो वेरीफाई हो गया, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। कब, जब प्रेशर जो है वो कांस्टेंट हो। तो ये हमारे पास चार्ल्स लॉ जो है वो वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में बताऊंगा,
तो ये अब एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है। एक साइंटिस्ट था केल्विन, लॉर्ड केल्विन। लॉर्ड केल्विन ने एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में स्टडी किया और उसने अपना काम पेश किया एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में, इसलिए इसे इसका जो टेम्परेचर का स्केल है उसे कहते हैं केल्विन स्केल। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल क्या है कि इसमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में बताया गया है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर कोई भी आइडियल गैस का वॉल्यूम ज़ीरो होता है। अब आइडियल गैस क्या होती है? ऐसी गैस जो गैस के लॉज को फॉलो करे, ओबे करे, उसे हम कहते हैं आइडियल गैस। वैसे आमतौर पर तो ये पॉसिबल नहीं है कि किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो हो, लेकिन ये एक अजम्पशन है। आइडियल गैस में हम अज्यूम कर रहे हैं कि उसका वॉल्यूम ज़ीरो होगा। और ये जो है हमारे पास ये जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है इसकी वैल्यू स्टार्ट होती है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड से। इसकी डेफिनेशन क्या है? द टेम्परेचर एट विच एन आइडियल गैस वुड हैव ज़ीरो वॉल्यूम, यानी उसका वॉल्यूम ज़ीरो होगा। एक अजम्पशन है, एक फ़र्ज की गई बात है। इट स्टार्ट फ्रॉम -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड से शुरू होता है। अब यहाँ पर दो स्केल बनाए गए, एक सेल्सियस स्केल है जिसे डिग्री सेंटीग्रेड भी कहते हैं, एक केल्विन स्केल है। तो ये देखा गया कि ये -273 से शुरू होता है जो हमारे पास सेल्सियस स्केल है, जो ये यहाँ से -273 से शुरू होता है सेल्सियस स्केल। और यानी ये जो इसकी स्टार्टिंग वैल्यू है ना वो वहाँ केल्विन में क्या है? 0 केल्विन है। इसी तरह जब ये -200 पे पहुँचा तो केल्विन 73 हो गया। जब ये -100 पे पहुँचा तो केल्विन 173 हो गया। जब ये 0 पे पहुँचा तो केल्विन की वैल्यू 273 हो गई। हमने सिर्फ ये बात याद रखनी है, हमारे पास जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है उसका स्केल, ये जो स्केल है ये यहाँ से स्टार्ट होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड से। और इन सारी बातों को समझने के लिए कन्वर्जन की एक इक्वेशन लिख दी गई कि अगर हमारे पास डिग्री सेल्सियस की वैल्यू है और हमने केल्विन में जाना है तो हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 25 डिग्री जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की वैल्यू है। हम क्या करेंगे? यहाँ 25 पुट करेंगे और 273 उसमें ऐड करेंगे तो 278 केल्विन हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी। यानी अगर हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू है और हमने केल्विन टेम्परेचर निकालना है तो हम क्या करेंगे? ये वाली इक्वेशन लगाएंगे। टेम्परेचर केल्विन बराबर है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। जो भी हमारे पास डिग्री सेल्सियस की वैल्यू होगी उसको इधर पुट करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और हमारा जो आंसर आएगा वो टेम्परेचर इन केल्विन आएगा। ठीक है। अब अगर हमारे पास हमें चाहिए डिग्री सेल्सियस में आंसर तो हम क्या करेंगे? हम इस डिग्री सेल्सियस को अलग कर लेंगे। अलग किस तरह करेंगे? हम इस 273 को इधर ला के माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि इधर ये ऐड हो रहा है तो इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को अपनी आसानी के लिए थोड़ा सा अरेंज कर लें, यानी थोड़ा सा सीधा करके लिख लें। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस बराबर है टेम्परेचर केल्विन -273। वही इक्वेशन है, सिर्फ उसकी क्या किया? साइड चेंज की। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं जिससे हम, अगर हमारे पास डिग्री सेल्सियस की वैल्यू है उसको केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास केल्विन की वैल्यू है तो उसको हम डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 25 केल्विन है तो 25 केल्विन को 273 में से निकालेंगे तो 248 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो हमारे पास आंसर आएगा। -248 आएगा, क्योंकि 25 वैल्यू छोटी है, 273 बड़ी है, उसके साथ माइनस लगा हुआ है। तो 25 में से जब 273 निकालेंगे तो -248 फॉर एग्जांपल आंसर आएगा, -248 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं कन्वर्जन के लिए, यानी कन्वर्जन ऑफ केल्विन एंड सेल्सियस स्केल। अगर हमारे पास डिग्री सेल्सियस की वैल्यू होगी तो हम उसमें 273 ऐड करके केल्विन में चले जाएंगे, और अगर हमारे पास केल्विन की वैल्यू होगी तो हम उसमें से 273 माइनस करके डिग्री सेल्सियस में चले जाएंगे। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था, चार्ल्स लॉ। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी मोहब्बतों और चाहतों का बहुत बहुत शुक्रिया।